गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। भौतिकी की क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं अपना अध्याय एक विमीय गति। आज का यह वीडियो इस अध्याय का हमारा चौथा वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन अवकलन के बारे में पढ़ा था, जो हमारे लिए बिल्कुल ही नया चीज़ था। इसी प्रकार आज हम पढ़ने वाले हैं समाकलन के बारे में। अवकलन और समाकलन दोनों ही क्लास 12th के आपकी मैथ्स बुक का एक मैथ्स का सिलेबस है। हमारे फिजिक्स में इसका यूज़ होता है, इसीलिए हम इसको फिजिक्स में एज अ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं। समाकलन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सभी को आपस में जोड़ना, अर्थात समाकलन का मतलब भी यही होगा, जोड़ना। यदि आपके पास में कोई छोटी सी वस्तु है, आपने उसका कैलकुलेशन कर लिया छोटे सी जगह पर, और उसके बाद में हमको उसकी सीमा को बढ़ाना है। अगर हमने लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से हमने क्षेत्रफल निकाला और फिर कहीं लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो गई है, तो उसके हिसाब से क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा तो हम उसको समाकलन के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है समाकलन। यदि किसी फलन f of x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक f of x कैपिटल F of x हो, तो स्मॉल f of x को x के सापेक्ष कैपिटल F of x का समाकल कहा जाता है या इंटीग्रल कहा जाता है। मतलब ये जो आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। आप जब अभी फॉर्मूला देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो हमने अवकलन में पढ़ा है उसका अपोजिट हमको समाकलन में दिखाई दे रहा है करके। इंटीग्रेशन के लिए एक अलग ही सिंबल का हम यूज करते हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको लिखने का तरीका होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन f of x dx इज इक्वल टू स्मॉल f of x। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन जिसका हम करेंगे उसको हम कैपिटल F of x मानते हैं, और बाजू में हम लिखते हैं dx। ये जो dx है ये स्मॉल अमाउंट है आपके x का, मतलब ये जो फलन रहेगा जो जिसका आप इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो, ये जैसे आप बहुपद पढ़ते हो बच्चों, है ना, तो बहुपद में आपका x का रिस्पेक्ट में रहता है, y के रिस्पेक्ट में रहता है, z के रिस्पेक्ट में रहता है। तो ये जो रहता है फलन एक ही प्रकार के वेरिएबल से बना हुआ होना चाहिए, और उसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम इसमें जो परिवर्तन होगा उसको इंटीग्रेट हम करेंगे या उसको हम जोड़ेंगे। इसीलिए आप जब dx लिखेंगे इसका मतलब आप x के सापेक्ष इसको यहाँ पर समाकलित कर रहे हैं, और अगर आप dy लिखें इसका मतलब होगा कि y के सापेक्ष में आप इसको समाकलित करेंगे। मतलब कहने का मतलब जो आपका f of x है, कैपिटल F of x, वो जिसके भी रिस्पेक्ट में आप समाकलन कर रहे हो वो उसका फलन होना चाहिए, अदरवाइज ये कांस्टेंट में चला जाएगा। समाकलन जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित समाकलन, जिसको इंग्लिश में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, और दूसरा होता है अनिश्चित समाकलन, जिसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। निश्चित समाकलन में अगर आप समाकलन करते हो तो एक निश्चित मान होगा, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है निश्चित समाकलन, तो अर्थात उसकी वैल्यू जो है वो निश्चित होती है। यदि हम सपोज x के रिस्पेक्ट में किसी भी एक फलन है, फंक्शन है, उसको हम समाकलन हम उसका करना चाह रहे हैं, जहाँ पर आपका x का दो मान है, एक न्यूनतम मान और एक अधिकतम मान। मान लेती हूँ मैं कि उसका न्यूनतम मान a है और उसका अधिकतम मान b है, किसका, x का। तो उस केस में निश्चित समाकलन को जब हम समाकलन करेंगे तो फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो
तो फॉर्मूला जो भी रहेगा वो तो वही रहेगा, उसमें वैल्यूज़ जो रहेगी वो आपकी कैसे लिखी जाएगी, बाद में अंत में अपर लिमिट हम उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें हम पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट उसका रखेंगे। तो इस प्रकार से हमको जो आंसर मिलेगा वो निश्चित रहेगा। वहीं अगर मैं अनिश्चित के बारे में बात करूं तो अनिश्चित की कोई सीमा ही नहीं होती है। इसमें आपका वैल्यूज़ जो रहेगा उसको नॉर्मली ही एफ ऑफ एक्स डी एक्स नॉर्मल लिखा जाता है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आइए अब हम थोड़ा सा समाकलन के फॉर्मूले के बारे में बात करें। सबसे ज़्यादा जो हमारा यूज़ होता है हमारा समाकलन वो होता है x टू द पावर n। x टू द पावर n अगर एक फलन है मेरे पास में और जिसको मैं x के रिस्पेक्ट में समाकलित करना चाहती हूँ, उस समय इसका जो सूत्र होगा वो कैसा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 1 फिर x टू द पावर n प्लस 1। इसमें प्लस c लिखा जाता है। ये जो c रहता है ये एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है जिसको हम समाकलन अचर कहते हैं। अब ये जो कांस्टेंट c है ये कहीं पर आपको दिखाई देगा, कहीं पर नहीं दिखाई देता है। समाकलन जब भी हम करते हैं तो समाकलन अचर को प्रायः समाकलन लिखते समय नहीं लिखा जाता है, छोड़ दिया जाता है, वो अंडरस्टूड में आ जाता है। जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, हमारी फिजिक्स में उसका यूज़ नहीं होता है। उसी प्रकार अब इसको अगर सपोज इसका मैं अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करूँ तो ये है इंटीग्रेशन x टू द पावर 5। अगर आप लेना चाह रहे हो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 है, n के प्लेस पे आपको क्या मिला है 5, यस बिल्कुल राइट। तो 5 प्लस 1 इज 6, तो हो जाएगा 1 अपॉन 6 x टू द पावर 6, मतलब कि n प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1, तो ये आपका 6 हो गया प्लस c। इसी प्रकार हमारे इस इंटीग्रेशन के ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो बेसिक फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। x टू द पावर n dx इज इक्वल टू, अभी हमने बात किया था, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। उसी प्रकार से e टू द पावर x dx ऐसे लिखते समय भी ध्यान रखना ना कैसे लिखते हैं। e टू द पावर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x ही होता है, कोई चेंजेस उसमें आता ही नहीं है। अगर e टू द पावर माइनस x लिखा हुआ है तो आपका माइनस e टू द पावर माइनस x हो जाता है। वहीं आपको आप याद कीजिए, अगर आपने अवकलन पढ़ा था तो उसमें आपने log x का जो अवकलन पढ़ा वो होता था 1 अपॉन x, और यहाँ पर देखिए उल्टा 1 अपॉन x dx लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log x। वैसे ही बच्चों साइन x का आपने अवकलन पढ़ा था cos x, याद है ना, साइन x का अवकलन cos x। और अब हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो साइन x का इंटीग्रेशन ऑफ साइन x बोला जाता है ना, इज इक्वल टू माइनस cos x। ये ध्यान में रखेंगे, उल्टा हो रहा है। और cos x का होता था यहाँ, वहां पर माइनस साइन x होता था डिफरेंशिएशन में। वहीं बच्चों इंटीग्रेशन में देखिए cos x के साथ में sin x है और sin x के साथ में माइनस cos x है ना, उल्टा लग रहा है ना आप लोगों को उसका। वहीं tan x का क्या होता है log sec x, cot x का log sin x, sec x का इंटीग्रेशन ऑफ sec x आप लिखेंगे log sec x प्लस tan x, और फिर cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x। बच्चों जब आप 12th में पढ़ेंगे ना इस चैप्टर को तो इसमें आप ये फॉर्मूले आए कैसे हैं ना वो भी आप निकालना सीखोगे।
करेंगे, लेकिन फिजिक्स में जस्ट हम यूज के लिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम उसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं ना, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से कुछ और बेसिक फॉर्मूले हमारे पास हैं। सेक स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स है, उसका होता है 10x। 10x का आप लोगों ने याद किया करो, अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर उल्टा हो गया इंटीग्रेशन फॉर्मूले में, सेक स्क्वायर एक्स का 10x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। वहीं सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स, और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स। बच्चों, अगर सपोज मेरे पास एक नंबर है और हम जैसे मैंने बोला 4 का आप इंटीग्रेशन कीजिए, तो आपको क्या लिखेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx। लेकिन अब याद करो, अब ये 4 में तो कहीं पर भी x है ही नहीं, है ना। जब आप 4 में अगर x है ही नहीं, जैसे यहाँ पर लिखा है ना k dx, तो k जो है फलन, उसमें आपका x नहीं है। लेकिन अगर इसको मैं अगर अवकलन करने के बोलूँ, अवकलन बोली मैंने, है ना, अवकलन करने बोलूँ तो आप तुरंत बोलेंगे मैडम ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन हम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वैल्यूज वेरी होती ही नहीं है। लेकिन बच्चों ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में आपका कांस्टेंट का भी इंटीग्रेशन होता है, और उसका आंसर होगा जिसके रिस्पेक्ट में आपने उसको किया है, x के रिस्पेक्ट में किया है, तो k इंटीग्रेशन ऑफ k का क्या हो जाएगा, kx। अगर आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ky, ऐसा होता है। ठीक है, तो जैसे 4, अगर सपोज आप एग्जाम्पल ले रही हो, 4 dx है, तो आप क्या लिखेंगे, आंसर इज 4x। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। x के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 4 अंडर रूट x dx। अब अंडर रूट है तो बोलोगे फॉर्मूला तो पढ़ा ही नहीं हमने, लेकिन बच्चों याद करो, अगर अंडर रूट रहता है तो अंडर रूट का मतलब होता है उसकी पावर कितना, x टू द पावर 1/2। तो पावर, आपको पावर का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया है। इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1। ये हमने पढ़ा है अभी। तो वैसे ही बेटा यहाँ पर 4 तो खैर बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन में 4 को बाहर निकाल दिया मैंने। इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 1/2 लिखूंगी dx, है ना। अब 1/2 मतलब n की जगह पर मुझे क्या लिखना है, 1/2। तो आपका हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4, फिर x टू द पावर 1/2 प्लस 1, n की प्लेस पे 1/2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो n प्लस 1 में क्या होता है, 1/2 प्लस 1। अब 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, हम सब जानते हैं, इसको ऐड करने से एलसीएम वगैरह लेकर के, तो वो कितना हो जाता है, 3/2 हो जाता है। और अपॉन में अगर 3/2 है तो बेटा आप पढ़े होंगे ना 10th में 9th में, छोटी क्लास में पढ़े हैं, तो कि अगर अपॉन को मेरे को पलटना है, इसको इनटू में कन्वर्ट करना है, तो नीचे वाला हर का अंश, हर अंश का हर हो जाता है। तो ये 3/2 जो है वो क्या हो जाएगा, 2/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8/3 x टू द पावर 3/2। इसी प्रकार बच्चों अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, 7 cot स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx है। अब याद कीजिए, cot स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अगर हम बेसिक फॉर्मूला में देखें तो हमको यहाँ पर बेसिक फॉर्मूले में हमारा cot स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमारे पास में नहीं है। cot x का फॉर्मूला है log sin x, लेकिन cot स्क्वायर एक्स का हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता। अब क्या करें, तो इसके लिए एक तरीका होता है, एक हमने मैथ्स में पढ़ा है 10th में, cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 पढ़ा है ना। तो अब क्योंकि हमको cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, cosec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमको याद है, इंटीग्रेशन में cosec स्क्वायर एक्स का होता है cot x,
तो वो हम लोग फट से लगा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा सा क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंजेस कर दिया। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 7 को बाहर निकाल दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और प्लस करके सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स को हम इंटीग्रेशन उसका अलग कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में भी दो पार्ट बढ़ गए, एक कॉसेक स्क्वायर एक्स और दूसरा 1। तो आप बिल्कुल 7 को बाहर रखे हैं, है ना, ब्रैकेट के बाहर, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का अलग हुआ माइनस कॉट एक्स और 1 dx है बेटा। 1 dx जैसे अभी याद करो k dx था तो kx लिखी थी, तो 1 dx है तो 1x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1x और सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x। इस प्रकार से आपका हो गया -7 cot x माइनस 7x प्लस 10x। और इसको थोड़ा और अच्छे रूप में लिखना है तो 10x माइनस 7, माइनस माइनस कॉमन निकाल दिए तो हो गया आपका 7 cot x प्लस x। उसी प्रकार बच्चों एक नई चीज, अगर हम कोई भी इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें मैंने बताया था अभी कि हमको अगर निश्चित करना है इंटीग्रेशन को तो हम उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का यूज करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम उसका ले रहे हैं। हमारे पास है, अभी आप पहले नॉर्मल समझिए उसको, है ना, बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप पढ़े हो इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर x, 1 अपॉन अंडर x है। अगर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको हम लिखेंगे कैसे बेटा, x टू द पावर -1/2, है ना, उसको ऊपर लेके गए, मतलब हर में था बेचारा, अंश में लेके आए तो वो हो गया -1/2 उसका पावर हो गया। अब x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। तो x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। यहाँ पर n की जगह पर कौन, यस, -1/2। तो हमने ये चीज को यहाँ पर पुट कर दिए। उसके बाद में -1/2 में +1 करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आधे में 1 को घटाओगे तो एक आधा ही बचेगा, है ना। तो 1/2 और वहाँ पर x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 हो गया। तो ये आपको मिला। और अगर और कुछ सॉल्व करना है तो ये 1/2 को हमने इनटू में कन्वर्ट कर दिया तो 2/1 हो जाएगा। तो आपको मिला 2x टू द पावर 1/2। अब नई चीज में क्या है, लिमिट लगाने की। देखेंगे जरा आप लोग, जरा देख रहे हैं कैसे लगाए हैं। आप ब्रैकेट लगा करके अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट को नीचे ऐसे लिखते हैं बेटा, है ना। मतलब चेंजेस जो हो रहा है वो 0 से कहाँ तक हो रहा है, x में 1 तक का। तो हमने क्या किया, अपर लिमिट जो भी हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर कितना आया था, x टू द पावर 1/2। उसमें जहां पर x है बेटा वहां पर पहले अपर लिमिट रख दीजिए। तो x कहाँ पर, जहाँ पर है ना, वहां पर 2 को तो बिल्कुल बाहर निकाल के रख दिए। तो अपर लिमिट रखा मैंने x के प्लेस पे 1, और 1/2 का अगर मैं करूंगी 1 का 1/2 पावर करूंगी तो वो तो 1 ही मिलेगा ना मुझे। फिर माइनस x की जगह पर हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट रख देंगे तो 0 रखेंगे। तो ये हो गया 1 - 0। अब इसको सॉल्व कर लो बस, तो ये आपको मिलेगा 2। मतलब कहने का मतलब, अगर लिमिट रख रहे हो तो इसमें डरना नहीं है, सिर्फ आप वैसे ही सॉल्व करना। बस लास्ट में क्या करना है, आप जहाँ पर वो वैल्यू है वहाँ पर अपर लिमिट रखना, पहले सॉल्व करना, माइनस लोअर लिमिट रखना, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और दोनों को फिर घटा देना तो आंसर आपको फाइनली मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ। इसमें आंसर्स भी लिखा है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। तो आप लोग जो समझे हो उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो, चेक करो कि आपका आंसर भी इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल नई चीज़ आपने पढ़ी है तो इसीलिए इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, अच्छे से समझिए और इन सारे क्वेश्चंस को अपनी होमवर्क कॉपी में सॉल्व कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।